Okay, so hello and welcome back to another video tutorial of the pathophysiology. And I think we are meeting after a long period of time. Basically, in the previous lecture we discussed about the circulatory disturbance. हम देख रहे थे, तो उसके अंदर बेसिकली हमने क्या देखा था? हमने देखा था हेपेटिक वेनस ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। ठीक, हेपेटिक वेनस ऑब्स्ट्रक्शन देखा था, जिसमें हमने बुद्ध-किराई सिंड्रोम के बारे में देखा था। और उसके बाद सेकंड जो टॉपिक था वो था हेपेटिक वेनो ऑकल्सिव डिजीज़, जिसके बारे में हमको फर्दर डिस्कस करना था। सो इन today's video lecture we will basically discussing about that topic, that is hepatic veno occlusive disease, and after that we will switch on to the next topic that's called as portal venous obstruction। जैसे कि सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस के अंदर हमने बताया था कि दो टॉपिक थे पर्टिकुलरली। पहला जो था वो था हिपैटिक वेनस ऑब्स्ट्रक्शन और दूसरा था पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन। तो हिपैटिक वेनस के बारे का के अंदर का हमने एक पार्ट देखा था, दैट वाज बुद्ध-किराई सिंड्रोम। उसके बाद आज जो है वो सेकेंड पार्ट डिस्कस कर लेंगे, यानी कि जो हिपैटिक वेनो ऑकल्सिव डिजीज़ थी। एंड आफ्टर दैट वी विल स्विच ऑन टू द सेकेंड टॉपिक, दैट्स कॉल्ड एज पोर्टल वेन obstruction, and after that topic we will finally switch on to our major topic that's called as hepatitis. And as I told you earlier that the hepatitis is of several types like A, B, C, D, E, F A, B, C, D, E, F and also G. तो थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक होगा, एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट alcoholic liver disease. So basically in this video let's start with the hepatic veno occlusive disease. Okay, okay, so let's begin. ठीक है, तो जो सेकंड था वहाँ लिख देते हैं, एक सेकेंड, लेट मी एडजस्ट माई सेल्फ। ओके, okay, so today in this video we will discuss about hepatic veno occlusive disease. And if you don't remember my previous lecture, you can further go to that video and you can refer from it कि कहाँ तक हमने किया था, एंड आफ्टर दैट आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी अगर आप भूल चुके हैं। फिर भी हमने थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रो दे दिया था कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो हमको ये देखना है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हेपेटिक वेनो ऑकल्सिव डिजीज़ के अंदर सेवरल चीज़ें होती हैं, जिसमें से पहली चीज़ जो होती है वो होती है इंटिमल थिकनिंग। इंटिमल थिकनिंग मतलब कि जैसे कि हमने बताया था कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स होती हैं, जैसे कि एक्सटर्ना, इंटिमा, मीडिया, एडवेंटिशिया। तो उसके अंदर से जो इंटिमल लेयर होती है, जो इंटिमा होती है, वो क्या हो जाती है, वो मोटी हो जाती है। तो इसका पहला जो मतलब कॉन्सिक्वेंसेज होगा उसको हम कह सकते हैं इंटिमल थिकनिंग। इंटिमल थिकनिंग यानी कि इंटिमा जो लेयर होती है वो क्या हो जाएगी, वो थिक हो जाएगी। पहला ये हो गया। नेक्स्ट क्या होता है कि नेक्स्ट एस्टेनोसिस हो जाता है। एस्टेनोसिस एस्टेनोसिस के बारे में भी हमने स्टार्टिंग में बताया था, जब हम फैटी लीवर वगैरह के बारे में बता रहे थे तो उस वक्त एस्टेनोसिस के बारे में बताया था। तो एस्टेनोसिस के अंदर क्या हो जाता है कि बेसिकली हमारी जो स्पाइन होती है, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के अंदर बीच में जो स्पेसेस होती हैं, स्पेसेस क्या हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। तो उसको कहते हैं हम लोग स्टेनोसिस, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है, यानी कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, उसके बीच में जो इंटरवर्टिब्रल स्पेसेस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो हम उस कंडीशन को कहते हैं क्या, स्टेनोसिस कहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेनोसिस में हम लोग लिख सकते हैं, स्टेनोसिस में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नैरोइंग ऑफ स्पेस इन स्पाइन। narrowing of space in spine, यानी कि जो हमारी स्पाइन है उसकी स्पेस कम हो गई। इसके साथ साथ और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो हम थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, थर्ड कॉन्सिक्वेंस होता है ऑब्लिटरेशन ऑफ टर्मिनल सेंट्रल वेन्स।
ऑब्लिटरेशन ऑफ टर्मिनल सेंट्रल वेन्स एंड मीडियम साइज्ड हेपेटिक वेन्स। तो दूसरी जो कॉन्सिक्वेंसेज होती है उसको कहते हैं हम लोग ऑब्लिटरेशन ऑफ टर्मिनल सेंट्रल वेन्स, यानी कि ऑब्लिटरेशन मतलब क्या होता है? ऑब्लिटरेशन मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। ऑब्लिटरेशन मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो टर्मिनल सेंट्रल वेन्स होती हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और साथ साथ जो मीडियम साइज्ड हेपेटिक वेन्स होती हैं इनका भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। किसमें? हेपेटिक वेनो ऑकल्सिव डिजीज़ के अंदर, ठीक है, जो कि हम लोग सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस के अंदर पढ़ रहे थे। तो ये हो गया तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस। उसके बाद और क्या होता है इसके अंदर? बुश टी कंजम्पशन, मतलब कि अफ्रीका में क्या था कि अफ्रीका के अंदर क्या था कि एक तरह की बुश टी हुआ करती थी। टी मतलब कि चाय, तो एक तरह की कैटेगरी थी बुश टी। तो उसका कंजम्पशन जो था वो अफ्रीका में हुआ करता था, अफ्रीका में, इंडिया में और डिफरेंट तरह की ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर। तो उसके अंदर क्या होता था कि एक ठीक है, तो क्या हुआ करता था कि जैसे हमने बताया कि डिफरेंट अफ्रीका हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया, और डिफरेंट तरह की ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हुआ करती थी। उसके अंदर एक चाय की पत्ती आया करती थी जिसको हम लोग कहते थे बुश टी। तो उसके कंजम्पशन की वजह से क्या होता था कि उसके अंदर एक हेपेटिक टॉक्सिक एल्कोलाइड पाया जाता था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो ये भी एक कॉन्सिक्वेंसेस में आता है, इसे भी हम लिख सकते हैं कि इसमें लिख सकते हैं कि बुश टी कंजम्पशन इन अफ्रीका में होता था, ठीक है, इंडिया में एंड सेवरल ट्रॉपिकल कंट्रीज। के अंदर। तो ये जो बुश टी हुआ करती थी, इस बुश टी के अंदर क्या होता था? इस बुश टी के अंदर हिपैटोटॉक्सिक एल्कोलाइड पाया जाता था। ये हिपैटोटॉक्सिक एल्कोलाइड जो था ये क्या करता था? ये लीवर के अंदर डैमेज कॉज करता था। तो ये भी एक तरह का कॉन्सिक्वेंसेस था जो कि देखा गया था कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब जो इसका नेक्स्ट ये जिसकी वजह से हो रहा था वो होता है आपका एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि अगर क्या हो रहा था कि अगर हम एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स को हम लोग क्या कर रहे हैं? एडमिनिस्टर कर रहे हैं। एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग यानी कि जो नियोप्लेजिया होता है, यानी कि जैसे कैंसरस सेल्स वगैरह होते हैं उनको किल करने वाले जो ड्रग्स होते हैं उनको कहते हैं हम लोग एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग। तो अगर हम लोग एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स का क्या कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, या उसके अलावा हम लोग इम्यूनो सप्रेसेंट थेरेपी चला रहे हैं, सप्रेसेंट थेरेपी चला रहे हैं, तो थेरेपी, इन दोनों वजह से क्या होता है कि ये प्रॉब्लम जो है यानी कि हिपैटिक वेनो ऑकल्सिव डिजीज़ ये हमारे अंदर होने की चांसेस होती हैं, ठीक है।
यानी कि अगर हेपेटिक वेनो ऑक्लूसिव डिजीज़ हो रही है तो उसके अंदर इंटरनल वॉल जो है उसकी थिकनिंग हो जाएगी, स्टेनोसिस हो जाएगा आपका, ऑब्लिट्रेशन हो जाता है टर्मिनल सेंट्रल वेन्स का और मीडियम साइज़ की जो हेपेटिक वेन्स हैं उनका। इसके साथ साथ बुश टी के कंजम्पशन की वजह से, क्योंकि उसके अंदर हेपेटोटॉक्सिक एल्कोलाइड पाया जाता था, और एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स के एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इम्यूनो सप्रेसेंट थेरेपी अगर हम लोग ले रहे हैं, यानी कि ऐसी थेरेपी कर रहे हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे हेपेटिक को मतलब हेपेटिक फेल्योर की तरफ क्या कर रही थी, लीड करने का काम कर रही थी। तो इस तरह से ये चीज़ होता है कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड टॉपिक पे, और सेकेंड टॉपिक जो है हमारा वो है पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन जो सेकेंड वाला है, ये है पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये हमको देखना है। पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर अब क्या होता है कि पोर्टल वेन के ऑब्स्ट्रक्शन का सिंपल सा सेंस है कि जो हमारी पोर्टल वेन्स होती हैं, जो पोर्टल वेन्स होती हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन से और हमारे लीवर को कनेक्ट करती हैं, मतलब जो इंटेस्टाइनल की लाइनिंग्स होती हैं वहाँ से कुछ वेन्स होती हैं जो डायरेक्टली हमारे लीवर को कनेक्ट करती हैं, उन वेन्स के अंदर क्या हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, यानी कि रुकावट हो जाए। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन इन द पोर्टल वेन। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं इस तरह से कि obstruction in the portal vein occurs within intrahepatic course, within intrahepatic कोर्स या फिर एक्स्ट्रा हिपैटिक साइट। एक्स्ट्रा हिपैटिक साइट यानी कि अगर हमारे पोर्टल वेन्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है कहाँ पे, या तो इंटरनल हिपैटिक सेल्स के अंदर या फिर एक्सटर्नल हिपैटिक साइट के अंदर, तो हमारी पोर्टल वेन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर जा रही है। तो अब इंटरनल और एक्सटर्नल जो हिपैटिक साइट हमने बताया, तो उसमें भी हम देख लेते हैं कि इंटरनल, अगर इंटरनल ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और अगर एक्सटर्नल मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से दो पार्ट में, और एक साइड हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे इंटरनल। अगर इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, और यहाँ लिख लेते हैं एक्सटर्नल अगर एक्सटर्नल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल हो क्या रहा है। तो इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन सबसे बोलते हैं, तो इंटरनल जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा हमारा वो हमेशा हमारे बॉडी के अंदर हेपेटिक सिरोसिस की वजह से होता है। तो हम लिख सकते हैं कि इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन है वो किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू हेपेटिक सिरोसिस। ड्यू टू हेपेटिक सिरोसिस हो रहा है। ठीक, पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो रहा है कि ट्यूमर इन्वेजन की वजह से हमारे हेपेटिक सेल्स यानी कि जो लीवर के सेल्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज कर जा रही है। ठीक है, अगर ट्यूमर सेल्स का इन्वेजन हो रहा है हमारे मतलब कि लीवर सेल्स के अंदर, तो क्या होगा कि हमारे लीवर सेल्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा कि डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, सॉरी। तो नेक्स्ट जो इसका मतलब कि कॉन्सिक्वेंसेस होगा उसको हम लोग क्या देख सकते हैं कि डिक्रीज फ्रीक्वेंसी, डिक्रीज फ्रीक्वेंसी किस वजह से, ड्यू टू ट्यूमर इन्वेजन। यानी कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, ट्यूमर का इन्वेजन हो जा रहा है, जिसकी वजह से मतलब ये इंटेंसिटी डिक्रीज हो जा रही है। ठीक, और क्या वजह हो सकती है, कंजेनाइटल, जैसे कि हमने पहले बताया था कि कंजेनाइटल हिपैटिक फाइब्रोसिस होता है, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर चुका है। उसकी वजह से यानी कि जो फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन हो जा रहा है उसकी वजह से भी हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है।
तो हम नेक्स्ट लिख सकते हैं कंजेनाइटल हिपैटिक फाइब्रोसिस। ठीक है, इसकी वजह से भी हो सकता है। फाइब्रोसिस मतलब हमने बताया था कि फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है, तो यहाँ पे नॉलेज के लिए लिख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट और किस वजह से हो सकता है, तो नेक्स्ट है आपका स्काइस्टोमैसियासिस। स्काइस्टोमैसिस की वजह से भी हो सकता है। अब ये क्या है, SCHISTOMASIS, स्कैटियोमैसिस। रुको फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करके, S, ठीक है, CHISTOMASIS, इसकी वजह से भी हो सकता है। अब ये क्या होता है, स्टैक्योमैसिस क्या होता है, स्टैक्योमैसिस ये होता है आपके बॉडी के अंदर कि हमारे बॉडी के अंदर एक स्नेल फीवर हो जाता है। एक फीवर होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्नेल फीवर। वो इसलिए होता है कि ये एक फ्रेश वाटर इन्फेक्शन होता है। ठीक है, स्टैक्योमैसिस जो होता है इसको हम लोग कहते हैं क्या, स्नेल फीवर। क्या कहते हैं, स्नेल फीवर। स्नेल मतलब क्या होता है, स्नेल मतलब होता है घोंगा, तो घोंगे वाला फीवर है स्नेल फीवर। और ये होता क्यों है, ये होता है कॉज्ड बाय इन्फेक्शन इन फ्रेश वाटर। कॉज्ड बाय इन्फेक्शन इन फ्रेश वाटर, यानी कि अगर फ्रेश वाटर की वजह से हमारे बॉडी के अंदर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो रहा है, फीवर वगैरह हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं क्या, स्नेल्स फीवर हो गया, जिसको कहते हैं स्टैक्योमैसिस। तो ये हो गया, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कि हमने बताया कि हिपैटिक सिरोसिस की वजह से, ठीक है, अगर हमारी हिपैटिक सेल्स की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जा रही है तो, या फिर कंजेनाइटल हिपैटिक फाइब्रोसिस हो जा रहा है, या फिर स्नेल फीवर हो जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमें इंटरनली क्या करेंगे हमारी जो पोर्टल वेन्स होती है उनको ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम करते हैं। जिससे क्या होगा, हमारे फाइनली हमारे जो हिपैटिक सेल्स होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और वो हिपैटिक सेल्स जो होते हैं और उसकी वजह से फिर हमारा लीवर जो है वो फर्दर डैमेज हो जाएगा। तो ये बात की हमने इंटरनल के बारे में। अब आते हैं हम लोग एक्सटर्नल पे। अब एक्सटर्नल पे जो पहला कॉज होता है, एक्सटर्नल इंजरी का जो पहला कॉज होता है वो होता है एब्डोमिनल कैनवर्सेस की वजह से। एब्डोमिनल कैंसर्स की वजह से, एब्डोमिनल कैंसर्स की वजह से, यानी कि अगर आपके एब्डोमेन के अंदर क्या हो जा रहा है, कैंसर के सेल्स का फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो उसकी वजह से हमारा पोर्टल वेन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएगा। या इसके अलावा अगर हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जा रहा है कि इंट्रा एब्डोमिनल सेप्सिस हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, इंट्रा एब्डोमिनल सेप्सिस हो जा रहा है। इंट्रा एब्डोमिनल सेप्सिस का मतलब क्या हो गया, सेप्सिस मतलब क्या होता है कि जो ब्लड का जो वो होता है फ्लो, वो अगर क्या हो जाए, अचानक से वो हो जाए, डैमेज कर जाए, रुक जाए। ठीक है, तो अगर हमारे बॉडी के अंदर इंट्रा एब्डोमिनल सेप्सिस हो जा रहा है, इंट्रा एब्डोमिनल सेप्सिस मतलब क्या है कि सेप्सिस क्या होता है कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी में एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग टाइप का क्या होता है, टिगरिंग एक्शन होता है। उस टिगरिंग एक्शन की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो होता है वो रुक जाएगा, या फिर हमारा हार्ट भी फेल हो सकता है, या बॉडी में कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। यानी कि जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ, जैसे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ, इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है, और वो जो रिस्पॉन्स होता है वो बड़ा ही ख़तरनाक और बड़ा ही लाइफ थ्रेटनिंग होता है, यानी कि आदमी की अक्सर जान चली जाती है। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्सिस कहते हैं। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। नेक्स्ट जो आता है आपका, नेक्स्ट होता है कि डायरेक्ट इन्वेजन बाय ट्यूमर।
अगर ट्यूमर जो है वो डायरेक्ट इन्वेड कर देता है आपके सेल्स को तो नेक्स्ट लिख सकते हैं डायरेक्ट इन्वेजन बाय ट्यूमर। यानी कि ट्यूमर जो है अगर डायरेक्टली आपको इन्वेड कर जा रहा है आपके सेल्स को, तो उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, हमारा जो सेल्स है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर भी हमारे बॉडी के अंदर की वजह से हमारे अंदर हेपेटिक सेल्स जो होते हैं वो डैमेज कर सकते हैं। क्या बोला हमने, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, ठीक है। माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ जो होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि ब्लड सेल्स ग्रो एबनॉर्मली। ब्लड सेल्स ग्रो एबनॉर्मली। तो अगर ये हो जाता है तो इसकी वजह से भी हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कतें हो जाएंगी। यानी कि हमारे फाइनली जो हिपैटिक सेल्स हैं उनके ऊपर क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस होता है। थ्रोम्बोसिस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है। थ्रोम्बस यानी कि ब्लड का थक्का जम जाता है, यानी कि क्लॉट फॉर्मेशन। इसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बस यानी इसका फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो इसके फॉर्मेशन की वजह से भी हमारे हेपेटिक सेल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे जो कि हमने देखा कि इनकी वजह से हमारा जो पोर्टल वेन है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएगा। ठीक, पहला जो था वो था हिपैटिक वेनस ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक, दूसरा हमने देखा पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन। पहले में हिपैटिक वेन जो थी वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी, जिसके अंदर बुद्ध-किराई सिंड्रोम देखा, और दूसरा हमने देखा हिपैटिक वेनो-ओक्लूसिव डिजीज। दूसरा हमने देखा पोर्टल वेन का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जो कि दो तरह से हो रहा था, इंटरनली हो रहा था, एक्सटर्नली हो रहा था। ठीक, और थर्ड जो है वो आता है आपका हिपैटिक आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन आता है। तो वो भी देख लेते हैं, छोटा ही सा टॉपिक है। तो थर्ड जो है आपका ठीक है, थर्ड जो आपका है क्या है, आपका हिपैटिक आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन। हिपैटिक आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कि हिपैटिक आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जो लीवर सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है। अब नेक्रोसिस हमको फिर से नहीं बताना पड़ेगा कि नेक्रोसिस क्या होता है, क्योंकि हमने पहले बता दिया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें लीवर सेल्स का नेक्रोसिस हो जाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे लीवर सेल्स नेक्रोसिस, यानी कि क्या हो जा रहा है, लीवर सेल का नेक्रोसिस हो जा रहा है। ठीक, अब क्या होता है कि जो हमारे वो होते हैं लीवर सेल, मतलब लीवर, अगर हम लोग लीवर का स्ट्रक्चर देखते हैं एक तरह से, तो लीवर सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग जोन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जोन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उन अलग अलग जोन के अंदर क्या हो जाएंगे, सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर जाएंगे। जैसे कि अगर हम पहला जोन बोलते हैं तो पहला क्या है आपका, डिफ्यूज। ठीक है, दूसरा जो है आपका जोनल रीजन में, और तीसरा जो है आपका फोकल रीजन में। यानी कि डिफ्यूज हो गया, ठीक है, एक जोनल रीजन हो गया, एक फोकल रीजन हो गया। इन तीनों रीजन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा लीवर के सेल्स होते हैं उनका क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से फाइनली हमारे जो हेपेटिक सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको तमाम तरह की प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ जाती हैं।
ठीक है। तो इस तरह से क्या होते हैं कि हम तीन इसको पार्ट में लोग देखते हैं। एक हमने बोला कि एक डिफ्यूज़ होता है। तो डिफ्यूज़ के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अगर सेल्स जो होते हैं लीवर के, अगर लार्ज नंबर में क्या होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सबमेसिव टू मैसिव भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूज़ को हम लोग कहते हैं सबमैसिव टू मैसिव। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर लार्ज ग्रुप होते हैं, लार्ज ग्रुप कहा जा सकता है, लार्ज ग्रुप ऑफ हिपैटोसाइट्स लोब्यूल्स आर अफेक्टेड। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि जो डिफ्यूज़ वाली कंडीशन होती है, डिफ्यूज़ क्या होती है, इसको कहते हैं सबमैसिव टू मैसिव। अब इसमें क्या होता है कि जो हिपैटोसाइट्स होते हैं वो थोड़ा सा लार्जली जो है वो अफेक्टेड होते हैं, और इनके अंदर क्या होते हैं, नेक्रोसिस हो जाती है। मतलब लीवर सेल नेक्रोसिस की बात कर रहे हैं ना, तो फाइनली क्या हो रहा है, नेक्रोसिस ही हो रहा है इसके अंदर। फिर हमने बात की थी नेक्स्ट, ये हो गया पहला। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी जोनल के बारे में। जोनल में क्या होता है कि जोनल के अंदर डिफरेंट तरह के जोन्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, नेक्रोसिस होता है लीवर सेल्स के अंदर। तो जोन्स कौन कौन से होते हैं तो वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर पहला जोन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीलोब्यूलर नेक्रोसिस। क्या कहते हैं? सेंट्रीलोब्यूलर नेक्रोसिस। यानी कि सेंट्रीलोब्यूलर क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर क्या होता है, जोन होता है हमारे हिपैटोसाइट सेल्स के अंदर। अगर उनके अंदर नेक्रोसिस हो जा रहा है, तो ये एक हो गया कि लीवर सेल नेक्रोसिस के अंदर हो जा रहा है। दूसरा जो आता है जोन, वो आता है मिड जोनल नेक्रोसिस। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे क्या, मिड जोनल नेक्रोसिस। ठीक है, नेक्स्ट हो गया मिड जोनल नेक्रोसिस। और तीसरा जो आता है इसके अंदर वो होता है पेरीपोर्टल नेक्रोसिस। पेरीपोर्टल नेक्रोसिस। तो ये तीन तरह के क्या होते हैं, बेसिकली नेक्रोसिस होते हैं। अगर यानी कि इन जोन के अंदर अगर हमारे लीवर सेल्स यानी कि जो हमारे हेपेटिक सेल्स हैं अगर वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो यानी कि हमारे बॉडी के अंदर हेपेटिक आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन होने की चांसेस है। ठीक, ये हो गया। और नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड है हमारा क्या, फोकल। तो फोकल में क्या होता है कि फोकल के अंदर हमारा जो हेपेटिक लोब्यूल्स होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, नेक्रोसिस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं, फोकल के अंदर बोल सकते हैं क्या, हम लोग बोल सकते हैं नेक्रोसिस अकर्स इन हेपेटिक लोब्यूल। यानी नेक्रोसिस इन हेपेटिक लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल यानी इसके अंदर, तो यानी कि हेपेटिक आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन जो है हमारे बॉडी के अंदर वो तीन वजह से होता है। एक तो हमारे लीवर सेल के अंदर नेक्रोसिस हो रही है। ठीक है, मतलब लीवर सेल के अंदर नेक्रोसिस हो रहा है, तो उसके अंदर तीन वजह है। पहला क्या है कि डिफ्यूज़ हो रहा है। डिफ्यूज़ को हम लोग कहते हैं सबमैसिव टू मैसिव। यानी इसके अंदर क्या होता है कि जो हेपेटोसाइट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से अफेक्टेड हो जाते हैं। सेकेंड आता है जोनल, यानी कि जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस क्या होता है कि अलग अलग जोन के अंदर नेक्रोसिस हो रहा है। जैसे सेंट्रीलोब्यूलर नेक्रोसिस हो गया, ठीक है, मिड जोनल हो गया और पेरीपोर्टल नेक्रोसिस हो गया। और थर्ड आता है फोकल, यानी कि हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर थोड़ा सा स्मॉल एरिया के अंदर क्या हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है। यानी कि सेल वगैरह जो है वो डैमेज हो रहे हैं, डेथ हो रही है सेल की, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में हेपेटिक आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो हो रहा है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक जो होता है वो होता है एंड, यानी कि जो हम लोग पढ़ रहे थे हेपेटिक फेल्यूर के बारे में, जिसमें हमने पहले कुछ इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद फिर हमने उसकी एटियोलॉजी देखी। एटियोलॉजी के अंदर फिर हमने देखा था कि एक्यूट और क्रॉनिक हेपेटिक फेल्यूर क्यों होता है, उसके मैनिफेस्टेशन देखे। मैनिफेस्टेशन के बाद हमने देखा सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस कैसे हो रहा है। तो सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस के अंदर हमने तीन चीज़ डिस्कस की। पहला हमने डिस्कस किया क्या, हेपेटिक वेनस ऑब्स्ट्रक्शन। दूसरा डिस्कस किया हमने पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन। और तीसरा हमने डिस्कस किया हेपेटिक आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें से हमने हेपेटिक वेनस ऑब्स्ट्रक्शन जो था उसके अंदर हमने दो चीज़ देखी। एक देखा बुद्ध-किराई सिंड्रोम, और दूसरा क्या देखा हमने, हेपेटिक वेनो ऑकल्सिव डिजीज़ के बारे में देखा। फिर हमने पोर्टल वेन्स में देखा कि इंट्रा हेपेटिक और एक्स्ट्रा हेपेटिक जो है वो कैसे डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और एट लास्ट हमने देखा कि हेपेटिक आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो कैसे हो रहा है, जो कि आपके सामने है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है।
and now we will move to further the most major topic of the pathophysiology, that is called as hepatitis. So for this hepatitis we will basically cover it in next lecture and next video, so stay awaited क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। और जैसे कि अभी पता है कि AKTUR का एग्ज़ाम्स जो भी होने वाले हैं उनका कुछ अभी हिसाब किताब सही सेट हुआ नहीं है। आप अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखिए और बेसिकली बिकॉज इट वाज शेड्यूल्ड दैट द एग्ज़ाम्स विल अकर ऑन MCQ बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो आई विल बेसिकली प्रोवाइड यू डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ दिस पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट। आप उसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर लेना और प्रैक्टिस करने के बाद बाकी आपकी जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो तो एज इट इज़ चली रही है और आराम से चलते रहो, ठीक है। ये वाली जो यूनिट है ये आपकी यूनिट आपको यूट्यूब के वीडियो लेक्चर से ही पूरी कवर हो जाएगी। एंड ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस आई एम गोइंग विद यूनिट नंबर 3 आई थिंक, हाँ यूनिट नंबर 3 है। तो बेसिकली वी आर डूइंग विद यूनिट नंबर 3 जिसके अंदर हमने एनीमिया स्टार्ट किया है, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, मेगैलोब्लास्टिक है, सिकल सेल है, थैलेमेशिया हो गया और उसके अलावा हीमोफीलिया है। तो इनके बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टे अवेटेड एंड विल मीट यू अनदर वीडियो ऑफ पैथोफिजियोलॉजी विद हेपेटाइटिस। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।